ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? मैं कहने के लिए क्षमा चाहूंगा आचार्य, किंतु यह असंभव है। आप चाहते हैं कि मैं सेल्यूकस की बेटी हेलेना से विवाह कर लूं, किंतु आप ही ने मुझे सिखाया है कि वो हमारे शत्रु हैं। तो फिर मैं शत्रु की बेटी से विवाह कैसे कर सकता हूं आचार्य? क्योंकि ये विवाह नहीं, एक समझौता है चंद्र। किंतु ये भी मुझे आप ही ने सिखाया आचार्य कि हमें विदेशियों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। मगध को जीतने के लिए जो मूल्य चुकाना पड़े हमें चुकाना होगा। मातृभूमि की रक्षा से बढ़कर और कोई कर्तव्य नहीं। आज जब हेलेना तुमसे मिलने आई थी तो उसकी बातें मैंने सुन ली। वो जिस तरह से अपने मस्तिष्क से सोच रही है, तुम्हें भी अपने मस्तिष्क से ही सोचना होगा। किंतु आप जानते हैं आचार्य कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब भली भांति जानते हैं कि मेरे हृदय में प्रेम का कोई स्थान नहीं है। मैं तुम्हें प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा रहा हूं चंद्र, मैं तुम्हें अपने विवाह का बलिदान देने के लिए कह रहा हूं। यदि मगध को जीतना चाहते हो तो पहले यवन सेना को अपने अधीन कर लो, और यवन सेना को अधीन करने के लिए विवाह से बढ़कर कोई बंधन नहीं। परंतु आचार्य, वो तो मैं यवन सेना से लड़कर भी कर सकता हूँ। निस्संदेह, परंतु उस युद्ध में हमारी और सेल्यूकस की सेना की भारी क्षति होगी। वो सैनिक मारे जाएंगे जो हमारे लिए मगध जीत सकते हैं, और यदि हम जीत भी गए तो भविष्य में यूनान से आने वाली सैनिक टुकड़ियों के आक्रमण का भय सदा के लिए बना रहेगा। परंतु यदि तुम हेलेना से विवाह करोगे तो यवन सेना पर सदा के लिए राज करोगे। हमारा लक्ष्य यवन नहीं है चंद्र, हमारा लक्ष्य है मगध। यदि तुम यवनों से ही लड़ते रहोगे तो मगध को कब जीतोगे? मेरी बात मानो चंद्र, हेलेना से विवाह कर लो। यवन सेना सदा के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएगी, तभी हम मगध को जीत पाएंगे और भारत मां की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। बोलो चंद्र, क्या तुम ये बलिदान दोगे? मैं मगध के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। ये उत्सव परोत्तक राज्य के युवराज और मेरे होने वाले जमाता के नाम। तुमने मगध को जिताकर मुझे गर्वित किया है युवराज। जिस प्रकार तुमने मेरे राज्य की रक्षा की है, वैसे ही सदा मेरी पुत्री की रक्षा करना। अवश्य महाराज, अवश्य करूंगा। और मदिरा। अद्भुत अद्भुत नृत्य। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके बेटे के अतिरिक्त मेरे जीवन में और कोई नहीं आ सकते। पता नहीं ये नंद कब जाएगा, इसके रहते मैं कोई आनंद नहीं ले सकता। बस कीजिए महाराज, इतनी मदिरा स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। कदाचित आपके सम्मान में मैं दृष्टा कर रहा हूँ, परंतु अब क्या कर रहा हूँ? अब तो मैं परिवार का सदस्य बन गया हूँ ना, ये तो मेरा कर्तव्य है। ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आपको हमारी चिंता है। उचित कहा आपने, इतना अधिक मदिरापान ठीक नहीं। अरे महाराज संभालिए, हम आपको छोड़ के आते हैं अपने कक्ष में। चलिए। इतना भी मदिरापान नहीं किया। ये सब मैंने तुम्हारे लिए रखा है, तुम इसका आनंद लो। हम स्वयं अपने कक्ष में चले जाएंगे। ठीक है महाराज। सुनो, बहुत सुंदर हो। नृत्य तो जानती होगी तुम। चलो हमारे सम्मान में नृत्य प्रस्तुत करो, जाओ। क्षमा करिएगा युवराज, लेकिन मैं तो एक दासी हूँ, मैं नृत्य नहीं करती। तुमने सुना नहीं माँ पद्मानंद ने क्या कहा था? ये उत्सव हमारे सम्मान में दिया गया है, हमारी वीरता के सम्मान में। उन्होंने पता चला कि हम इस उत्सव से प्रसन्न नहीं है, तो तुम्हारे लिए इसका परिणाम भयंकर होगा। जाओ।
मैं जानता हूं कि आप सब विचार कर रहे हैं कि मैंने अचानक आप सबको यहाँ क्यों एकत्र किया है, क्योंकि हम आज ही आक्रमण करेंगे, किंतु यवन सेना पर। ये आप क्या कह रहे हैं चंद्र? हमारा लक्ष्य तो केवल मगध था। अवश्य हमारा लक्ष्य मगध है, परंतु यवन सेना पर विजय वो सीढ़ी है जो सीधा मगध तक जाती है। यदि हमें मगध पर जीत पानी है तो हमें यवन सेना और उनके कौशल की आवश्यकता है। किंतु यवन सेना के सामने हम कैसे टिक पाएंगे? उनकी युद्ध शैली अलग है और सेना बहुत विशाल। हम उन पर छापामार पद्धति से आक्रमण करेंगे। इस युद्ध में ना कोई नियम होगा और ना ही कोई युद्ध का निर्धारित समय। जहां अवसर मिले छापा मारो, उन्हें दुर्बल बनाओ, उनके मन में भय उत्पन्न करो। अचानक किसी भी समय किसी भी स्थान पर आक्रमण कर दो, इस भांति कि उन्हें संभलने का अवसर ही ना मिले। परंतु ये तो उन पर अन्याय होगा। युद्ध में न्याय अन्याय कुछ नहीं होता है चंद्र। सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है विजय, चाहे वो बल से मिले या छल से मिले। और ये मत भूलना चंद्र, हम छल उनके साथ कर रहे हैं जो छल से ही हमारी मातृभूमि को हथियाना चाहते हैं। तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस बार अवश्य हम विजयी होंगे। 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 रुको, बहुत हो गया, जाइए सब यहाँ से। एकांत, रुको। तुम नहीं, आगे सब जाओ। मदिरा दो। छोड़िए मुझे। एक बार किसी वस्तु को पकड़ लो तो उसे छोड़ता नहीं। क्या हुआ? तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? सब कुशल तो है ना? क्या हुआ? कौन है भीतर? क्या हो रहा है वहाँ? उत्सव मेरे लिए तो आनंद का अधिकार भी मेरा ही है। बताओ दासी, क्या हुआ? कुछ नहीं राजकुमारी जी, कुछ नहीं। ये है उनके अपनों का शिविर, हमें यही आक्रमण करना है। बाहर ये शोर कैसा? ये रात का ही कौन हो सकता है? यहाँ क्या हो रहा है? पिताजी, पिताजी, उन्होंने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हम पर हमला कर दिया है। क्या? कौन है जिसने ग्रीक फौज पर हमला करने की गुस्ताखी की है? चंद्र और उसकी पूरी सेना ने। वो इतना शक्तिशाली हो गया है कि आज उसने हम पर हमला करने की हिम्मत कर ली है। मैंने आपसे कहा था ना पिताजी कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है।
काश आपने मेरी बात मान ली होती और उसे हाथ मिला लिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ रहा होता। सेल्यूकस अभी जिंदा है और मेरे रहते वो हमें कभी नहीं हरा सकता। हमसे इन लोगों की फौज कई गुना बड़ी है हुजूर, हम नहीं लड़ सकते। ये लोग हमें मार क्यों नहीं रहे हैं? आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? जीत। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? कुमार मलय केतु ने मेरे साथ बल प्रयोग। झूठ! ये झूठ बोल रही है। इसने मुझे मदिरा पिलाई। जब मुझे नशा आ गया तो इसने मेरे निकट आने का प्रयास किया। अब तुम्हारा स्वर सुनकर झूठ मैं नहीं, झूठ ये बोल रहे हैं। तू कौड़ी की दासी झूठ बोलती है। नंदिनी मेरी बात मानो। बात अवश्य करेंगे, परंतु अभी नहीं। अभी आप बात करने की स्थिति में नहीं है। चलो। नंदिनी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बात में बुराई क्या है। क्या? इसमें क्या बुराई है? किसी पुरुष का स्त्री के साथ बलपूर्वक संबंध, इसमें कोई बुराई नहीं है। नंदिनी, वो एक दासी है और दासियां होती इसलिए। दासियों का कर्तव्य होता है स्वामी को प्रसन्न करना। तो तुम इतना क्रोधित क्यों हो रही हो? तुम एक राजकुमारी हो और तुम्हें अच्छे से पता है राजकुमारों को दासियों के साथ संबंध में आना एक साधारण सी बात है। नहीं, ऐसा नहीं होता। राजा ऐसे नहीं होते। मैं एक राजा को जानती हूँ जो ऐसा कभी नहीं करेंगे। मेरे पिता महाराज। सारे राजाओं को मेरे पिता महाराज की तरह होना चाहिए, जो अपनी प्रजा की रक्षा करे, उनका सम्मान करे, विशेष रूप से सारी स्त्रियों का आदर करे, ना कि उसे किसी उपभोग की वस्तु समझे। राजा होने का ये अर्थ नहीं है विशाखा कि आप कुछ भी कर सके। राजा का पद किसी की भावनाओं के साथ खेलने के लिए नहीं होता है। किसी स्त्री का मन आप अपनी अच्छाइयों से भी जीत सकते हैं, ना कि अपने पद के प्रभाव से। राजा हो या कोई साधारण नागरिक, एक स्त्री की इच्छा विरुद्ध से हाथ लगाना दंडनीय अपराध होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मान ली तेरी बात, पर क्या इस बात का कोई साक्ष्य है कि ये सब कुमार मलय केतु ने किया? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा नंदिनी? नहीं किनारी, परंतु उस दासी की जो दशा थी उसकी आंखों। अर्थात अपने पति से ज्यादा विश्वास तुम्हें इस दासी पर है। वो झूठ भी तो बोल सकती नंदिनी। नहीं, उसकी दशा बता रही। नंदिनी, तुम बहुत बोलियो। तुम इन दासियों के बारे में कुछ नहीं पता। ये आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। सोचा होगा किसी महाराज के पुत्र को फंसाकर इनका जीवन बदल जाएगा, इसलिए उन्होंने ये सब किया। अच्छा बस नंदिनी, कल तुम्हारी सगाई। इन सब के बारे में सोचोगे तुम्हारे मुख पे तेज नहीं रहेगा। विश्राम कर लो। विश्वास रखो नंदिनी, मलय केतु निर्दोष है। वो दासी झूठ बोल रही है। नंदिनी, इस बात को यहीं दबा दे। और हाँ, ये बात इस कक्ष से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझ गई? जीत गए तो अब देख क्या रहे हो? मार डालो मुझे। सैनिकों, इनके बैठने के लिए आसन लेकर आओ। बैठिए सेल्यूकस। आप राजा हैं सेल्यूकस, और हम आपके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहते हैं जैसा एक राजा के साथ किया जाना चाहिए। दो विकल्प है राजा सेल्यूकस। एक, हम आपको हराकर, आपको मारकर, आपको और आपकी सेना को लूट कर यहां से चले जाएं। या दो,
आप स्वेच्छा से हमारा समर्थन करें। हम निर्णय आप पर छोड़ते हैं राजा सेल्यूकस, क्योंकि हम यहाँ आपको मारने नहीं, आपका समर्थन पाने आए हैं। तो कहिए राजा सेल्यूकस, क्या आप हमारे साथ हैं? हमें शर्त मंजूर है। आज से मेरी फौज तुम्हारा हुक्म मानेगी और तुम्हारे लिए ही लड़ेगी। बहुत खूब चंद्र, मैंने जैसा चाहा था तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। आपने हमारी विजय के उपहार स्वरूप आपकी सेना हमें सौंप दी। अब हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं। हम अपनी ओर से राजा सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप देते हैं। कुछ और भी है जो मैं आपसे मांगना चाहता हूं राजा सेल्यूकस। मेरे पास देने के लिए अब क्या बचा है? मैं आपकी पुत्री हेलेना का विवाह हमारे सेना नायक चंद्र से करने का प्रस्ताव रखता हूं। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। मुझे यह मंजूर नहीं। लेकिन मुझे मंजूर है। हेलेना, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अब समझ नहीं रहे हैं पिताजी। इन्होंने बहुत सोच समझकर ये प्रस्ताव रखा है और मैं चंद्र से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। हमने आपसे हाथ मिलाया है राजा सेल्यूकस। विश्वास रखिए, जो भी हो रहा है सबके भले के लिए ही हो रहा है। ठीक है, जब हेलेना को कोई मुश्किल नहीं तो मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। आपका चुनाव सही है। हम शीघ्र ही इन दोनों का विवाह भारतीय विधि विधान से करेंगे। मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। तैयार? वो भी ऐसे? अरे मेरे भोले चंद्र, हम किसी पाठशाला में ज्ञान के लिए नहीं, विवाह के लिए जा रहे हैं, वो भी एक राजा की बेटी से। तो तुम्हें भी थोड़ा राजा की तरह लगना चाहिए ना। आज हम स्वयं इस दूल्हे को तैयार करेंगे। आओ। लड्डू 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 खाएगी? चल रहने दे, चिंता मुझे हो रही है ना, लड्डू भी मुझे ही खाना होगा। पर भाभी, ये थाली तो पूरी भरी हुई है। अरे ये तो तीसरी है, 2 तो मैं पहले ही पूरी कर चुकी हूँ। अच्छा भाभी, एक बात तो बताइए, सगाई तो नंदिनी की है, तो आप किस बात की चिंता कर रही हैं? अरे अरे, नंदिनी को देख के ना मुझे तो अपने दिन ही याद आ गए। अरे मैं उसके जैसी तो थी, एकदम दुबली पतली। दुबली पतली और आप? हाँ, विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं पता है, मैं तो इतनी घबरा गई थी, इतनी घबरा गई थी कि मैं ना चक्कर खा के ना तुम्हारे भैया पे। अरे ऐसी तो गिरी थी, भैया नीचे मैं ऊपर। उनसे तो ना आवाज ही नहीं निकल रही थी। 4 लोग लगे थे उन्हें उठाने के लिए। पहली बार
हम एक दूसरे के ना एकदम निकट आ गए थे। उन्होंने देखी ना, मुझे तो प्रेम ही हो गया। पाठशाला में यही था ना जो सदा कहता था कि कभी विवाह नहीं करेगा, और आज देखो हम सबसे पहले इसी का बंटाधार हो रहा है। वाह रे चंद्र! ये विवाह केवल एक समझौता है, इसे मैं मात्र संधि रूप में कर रहा हूँ, प्रेमों में आकर नहीं। ये विवाह मेरे लिए केवल एक समझौता है जो मैं अपने पिता महाराज के लिए कर रही हूँ।